से बात करते हैं। ठीक है। ज्ञान की जो दुनिया होती है सबको परिचय। हाँ सब थोड़ा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर राकेश जफीर है। फिलॉसफी है पीएचडी में, फिलॉसफी में प्रोफेसर रहा हूँ और कुछ दुनिया की किताबें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसी आधार पर थोड़ी सी 10 मिनट बात रखूंगा इसलिए कि आप इस पर चिंतन करें। आपने तो अपनी बात बता दी बहुत। देखिए, जो बात आपने रखी, आप कह रहे हैं कि हमने चिंतन करके एक नई बात रखी, लेकिन जो दुनिया है ज्ञान की, उसमें ये बात पूरी सामने एक किताब लिखी हुई है जिसको कहते हैं उटोपिया। अब आप उस किताब को पढ़ना मेरे सजेशन से, तो आपको देखिएगा कि आप केवल फूरिये की बात को कुछ नया मॉडल, जैसे अमेजन आ गया, ये आ गया, जो 200 साल में दुनिया बदली है, उसमें जो नई चीज आ रही है उन्हें थोड़ा सा जोड़ के बोलो। वो किताब आपके हाथ में आए तो राहुल सांस्कृतिक ने किताब लिखी है 22वीं सदी, उसमें उन्होंने उटोपिया को उसके 100 साल 150 साल बाद लिखा, तो उन्होंने उससे जोड़ के एक दुनिया की कल्पना की कि दुनिया ऐसी बना। ठीक है, तो आप उटोपिया पढ़िए, वो मैंने पढ़ी है, वो 22वीं सदी पढ़ी है ना। जब हम कहेंगे तो उस धारा में आपने क्या डेवलपमेंट किया है, बात यहाँ आने से गंभीर था। मैं बता दूँ ना, अरे आप तो सब बता दोगे, नहीं ये सुन तो लो, आप तो सब बता दोगे, आपने किताब लिख दी, शोध कर दिया, सब बता दोगे, लेकिन जो बात कही जा रही है वो सुनने का धैर्य तो करो। अरे मैं तो आपको खाली बोल रहा हूँ कि आपने मुझसे पूछा, आप कह रहे सब बता दूंगा। सबका मतलब इस बारे में सब बता दूंगा कि ये मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद भी मैंने ये मॉडल निकाला, तो क्यों निकाला कुछ बता दो। हाँ वही बात। अब आती है बात की साइमन साहब, फूरिये साहब की बात पे, क्या यूरोप के लोगों ने उस किताब पर गौर करा या उस पर कोई आंदोलन चला या लोगों ने कोशिश की? ठीक है, तो फूरिये साहब की बात पे यूरोप में 100-150 साल लोगों ने कोशिश की। रॉबर्ट ओवेन ने कोशिश करी, उनका क्या हाल हुआ? सेंट साइमन ने मठ बनाए, उनका क्या हाल हुआ और क्यों हुआ? और उसके बाद आए दुनिया के लिए, तो यूरोप में जो चल रहा है हिंदुस्तान की बात, उसके बाद आए बाकुनिन साहब, तो उन्होंने जो सब जड़ जो है रात जाए पहले इसे हटाए बिना तो होगा नहीं। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी बात सब लोग सुन लेंगे और मान लेंगे और तुमने बहुत अच्छी बात कह दी और दुनिया बदल जाएगी, जिसका कब्जा है वो छोड़ेगा थोड़े। तो उनकी बात सुनी, उनकी बात भी नहीं हो पाई, तब आई कार्ल मार्क्स। तो उसने कहा कि साहब ये जो मॉडल यूटोपिया था, इस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ेगा लंबा, और उस रास्ते में किसी तरह सरकार सकारात्मक होनी चाहिए, जो गरीब लोगों की हो, बहुसंख्यक लोगों की। तो उनकी बात पर डिस्कशन चल पड़ा, क्योंकि जिस बुद्धि की बात कर रहे हो ये यूरोप का बुद्धिवादी युग है और बड़ी बहसें होती। हम तो केवल कुछ घटीली बातें बोलते हैं, हिंदुस्तान में जो हटानी आती है बोलते रहते हैं, जिंदगी भर बोलते हैं, लेकिन वहाँ बौद्धिक युग का बहस होती है। अब मार्क्स की बात जो है उसको क्रियान्वित कर दिया दुनिया के कई देशों में। फर्स्ट स्टेज उटोपिया नहीं बना, उस स्टेज के बनने रूस हुआ, चीन हुआ, क्यूबा हुआ, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया रूस और चीन से, उनके अंदर से, तो भाई हम जो कर रहे हैं इससे वो बात नहीं बन रही जहां पहुंचना था, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ठीक है, तो आज उसके जवाब में एक जवाब दुनिया में लैटिन अमेरिका के देश नहीं करते। ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल बहस चल रही है, जो करता है, जिसमें करने की हिम्मत होती है वो करके भी दिखाता है। तो शेवेज साहब ने एक मॉडल दुनिया में पैदा किया। वो मॉडल एग्जैक्ट मार्क्स वाला नहीं, लेकिन वो मॉडल है, और वो मॉडल सामुदायिक समाज का
गांधी के करीब है और उसमें एक सकारात्मक सरकार है जो अपने समुदायों को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व सौंपती है। समुदायों को, ऐसा नहीं कि पूरा ओन सोसाइटी, समुदाय जो जहाँ रहता है। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, दुनिया में हलचल चल रही है और लैटिन अमेरिका के लोग उस मॉडल को बनाने के लिए आज अमेरिका से लड़ दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। तो वो इन सब में हम कहाँ खड़े हैं, ये बात होती है। दूसरी बात जो आपने बेसिक प्रिंसिपल लिया कि कॉज एंड इफेक्ट, तुम्हें हर चीज का कॉज होता है, कॉज ढूंढ लो, उसका आप हल कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये बात तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में थी, कॉज इफेक्ट। मार्क्स ने भी शुरू में थोड़ा कॉज इफेक्ट से प्रभावित थे, फिर उन्होंने डायरेक्टिव्स ऑफ नेचर में बिल्कुल बताया कि वन इफेक्ट मैनी कॉजेस, यानी कोई दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि कोई इफेक्ट एक कॉज से नहीं होता। वो तत्कालिक कॉज होता है, लगता है कि शायद इस कारण ये हो। असंख्य कॉज, जब असंख्य कॉज है तो आप किसी इफेक्ट को एक कॉज से सही नहीं कर सकते। तो विज्ञान की दुनिया में बात आ जाती है। अब ज्ञान की दुनिया में आओ तो हिंदुस्तान में एक थ्योरी है जैनियों की, स्यादवाद। स्यादवाद कहता है जैसे हम हाथी को देखते हैं और 7 अंधे भ्रम में पड़े रहते हैं, मैंने पूर्ण सत्य प्राप्त कर लिया और जब ये बहस करते रहते। पूर्ण सत्य किसी को प्राप्त होता है, आंशिक सत्य प्राप्त। इसलिए हमेशा आप जो बात रखोगे उसको ये मान के करो कि आंशिक सत्य पे आप बात कर रहे हो, आपने सब खोज लिया और आपने रख दिया और हो गया, ऐसा होता है। मतलब अपने आपको अंधा मानती है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्ञान की दुनिया के ये दावे प्रस्तुत कर सकते हो। तो बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी किताबें बहुत सी लोग लिखते हैं, लेकिन उनका दुनिया में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ज्यादा। जो करके दिखाता है उसका इफेक्ट पड़ता है, जो करके दिखा दे उसका, जो करके दिखा दे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमने जो बातें कही उसको इस तरह से, अब दुनिया में क्या चल रहा है, आपने जो सेक्स पे डिबेट करी था तो सेक्स पे डिबेट भी आप जो कर रहे हो, जो आपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हो, बहुत पुरानी बात है। आज यूरोप और अमेरिका उससे रिवर्स जा रहा है, वो उसे कर चुके और उसको परिणाम दूसरा मिला। आपका परिणाम नहीं मिला, लोग संतुष्ट नहीं हुए। परिणाम मैं बता रहा हूँ, इस बारे में डिटेल में बताइए। हाँ डिटेल में बता रहा हूँ। आपके सेक्स से उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला, कुछ और मिला। हाँ वो बता रहा हूँ। यूरोप में आज 75% दवाएं डिप्रेशन की थी। उसका सेक्स से करें, सेक्स से मेजर रीजन है। इसको आप फ्राइड और उनके शिष्यों को पढ़िए कि मनुष्य के जीवन में भोजन के बाद, भोजन के आप डिबेट करेंगे सेक्स किस तरह से प्रभावित होगा और सेक्स में ही एक फ्रस्ट्रेशन खड़ा होगा। ठीक है, आप किसी मेडिकल डॉक्टर में चले जाओ, एम्स में चले जाओ और कहो कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम, तो पहले पूछेगा कि आप सेक्सुअली सेटिस्फाई होते हो या, फर्स्ट क्वेश्चन भारत में पूछता है ना। हाँ तो इसका मतलब इसका रूप से, हाँ इसका मतलब इसका कई संबंध है। अब डिटेल कैसे होंगे तो आप 1 to 1 बात में बताएंगे, इसमें समय की बात। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि डॉक्टर कहीं भी चले जाओ, साइकोलॉजी के डॉक्टर वो पहली बात पूछेगा कि यू आर सेक्सुअली सेटिस्फाइड और नॉट। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है तो आपका कॉज उसी में ढूंढ के वहां से इलाज शुरू। और साइको एनालिसिस में फ्राइड से लेके उनके शिष्यों तक ने लाखों मरीजों को इस पैसे से सही, जब तक ये दवाई नहीं आएगी हार्मोन्स पर, जब तक वही लोग सही करते है ना। तो उन्होंने प्रयोग करके भी दिखा दिया, किताबें भी लिखती हुई ये प्रयोग करा, ये करके दिखा दिया है ना। तो ये जो चीज है, अब कुटुंब की बात क्या है, आपने इतनी बहस कुटुंब पे शुरू में बहस आई कि बेचारे लोग रहे, क्रिकेट खेलने वाले ऐसा रहेंगे, उसको साथ रहेंगे, उसके रहेंगे। सुन लो, हाँ आप ये बहस है मतलब यूरोप के चुकी है और लोग पढ़ चुके हैं, मतलब आपको नई बात नहीं कर रही। ये बहस कि ऐसे हो जाएगा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो बहस चल रही है वो चल रही है जेनेटिक्स पे। एक समय में मेटलिज्म चला, इसलिए हम लोग बात करने लगे कि अगर मनुष्य को हम
एक प्रयोग हो गया कि मनुष्य का बच्चा जो है भालू के साथ रहेगा तो भालू उसकी हरकतें करने लगा, तो उसने कहा मनुष्य को जैसा चाहे बना सकते। इसी पे हमारे स्कूल खड़े हैं कि हर बच्चे को हम एक सा बना देंगे। अब यूरोप में ये बात समझ में आ गई कि ये सैनिक स्कूल नहीं है, हर बच्चे में अपनी विशिष्टता है और उस विशिष्टता को पहचानना और डेवलप करना हमारा काम है। उसके हिसाब से आप काम ले सकते हैं, तो वो फुल स्पीड में काम करता है, तो उसकी विशिष्टता पहचानो और उसके हिसाब से लेके आओ। तो स्कूलों का सिस्टम वहां अपना चेंज कर दिया, क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए? ब्रेन। आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रेन। तो ब्रेन ड्रेन होगा। अभी अमेरिका को ये आवश्यकता नहीं है कि आपको, वो तो ब्रेन ड्रेन कर। दूसरा, आप चले गए मांग एंड पूर्ति, ये भी बहुत बात की इससे मांग और पूर्ति कर देंगे मांग कर। अब दुनिया कहाँ चल रही है? मार्च में भी सोचा था शायद दुनिया आती उत्पादन पर चली जाएगी तो लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, काम पूरा। आज पूंजीपति इस पर खड़ा कर रहा है कि मांग को पैदा करता है नहीं आपके अंदर, लेकिन विज्ञापन से आपको लगेगा कि ये चॉकलेट नहीं खाई मैंने तो जिंदगी सारी असफल हो जाएगी, इसे जरूर खा लो। तो उसने चॉकलेट की मांग पैदा कर दी, जैसे कि जिसने चाय की मांग पैदा कर दी। अब सब चाय पे चले गए। अब चाय पुरानी चीज हो गई, अब वो कह रहे हैं चॉकलेट खाओ, तो चॉकलेट आ गई। तो मांग, उसने चॉकलेट ढूंढ ली अमेरिका में, इस पेड़ से ये चीज बनेगी, अब इसकी मार्केटिंग करनी है, तो उसने विज्ञापन कर दिया और विज्ञापन करके उसने उसकी आवश्यकता क्रिएट की। तो आपको लग रहा है कि अगर न्यूनतम आवश्यकता बताई जाए तो उसमें चॉकलेट भी हमें मिलनी थी, ये नहीं है। अब बात आई कि क्या समझाने से लोग दुनिया में समझ के नई व्यवस्था बनाई जा सकती है? तो अभी तक का उदाहरण ये है, अभी तक कि दुनिया में समझाने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। जो व्यवस्था पे काबिज है, जो चला रहे हैं, उनसे आपको टकराना पड़ेगा, वो आपको नष्ट कर देंगे। अगर किसी कारण से आप उनसे जीत पाए तो व्यवस्था बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। लेकिन वो भी बने रहेंगे और वो आपको समझाने से आपने बहुत अच्छी चीज खोज ली, आप बनाने चले जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें जी लो। ऐसा अभी तक दुनिया में नहीं हुआ। जबकि बड़े बड़े विद्वान आध्यात्मिक पुरुष हुए जिनकी इतनी ताकतें थी कि जिनके प्रभाव में आदमी बैठा तो उनकी बात कहने लगे और उन्होंने उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं पाया, क्योंकि जो सत्ता के काबिज है, जो काबिज है, जैसे रात को है, मार्गर है, इनकी सत्ताओं की कल्पना करिए आप दुनिया में क्या कर पाए। अभी आपने प्रोफेसर राकेश रफीक जी की बातें सुनी, जो कि वो संपूर्ण समाधान का जो जन संवाद हो रहा था बिलारी में, तो उसमें वो भी आमंत्रित थे। उन्होंने, एक तो वो थोड़े लेट आए थे, तो जो संपूर्ण समाधान का आर्थिक मॉडल का जो कारण वाला हिस्सा है कि सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है, तो वो पूरा हो चुका था और वो लेट आए थे, तो वो उन्होंने सुना भी नहीं था। और बाद में भी वो बीच बीच में जो है शायद अपने किसी कॉल की वजह से या बाहर जाते रहे थे, तो बहुत कुछ वो ढंग से नहीं सुन पाए और उन्होंने कोई थोड़ा बहुत हिस्सा कोई संपूर्ण समाधान का सुना था, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया मुझे, ऐसा ऐसा बोल के कि आप से मैं बात कर रहा हूँ और आप इस चीज़ को थोड़ा पढ़िएगा। तो उन्होंने एक चार्ल्स फूरियर करके हैं, फ्रांस के विचारक हैं और समाजवादी विचारक रहे हैं, सन 1770-72 के आसपास की हैं ये विचारक, उस समय के काफ़ी पुराने, जो अमेरिका में थोड़े से पॉपुलर हैं, बाकी दुनिया में उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इनका। तो चार्ल्स फूरियर इनका नाम है। तो जब उन्होंने बोला, तो क्योंकि मैंने इनका पहले अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि बहुत फेमस नहीं है, तो इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में मैंने इनका अध्ययन किया और देखा कि ये समाजवादी विचारधारा से थे और उनके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं यहाँ रखूं
जिससे आपको भी समझ में आएगा कि संपूर्ण समाधान मूलतः उनसे बिल्कुल भिन्न आइडियोलॉजी है, भिन्न विचार है। कैसे भिन्न विचार हैं वो आप अब समझ सकेंगे। जिन्होंने संपूर्ण समाधान किताब का अध्ययन किया है तो उनको पता चल सकेगा, जो कि बाद में उसका अध्ययन करेंगे उन्हें बाद में पता चलेगा कि फूरियर के विचारों से कैसे वो बिल्कुल अलग है। जैसे उदाहरण के लिए चार्ल्स फूरियर कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी प्रभावशाली शक्ति है, कोई अब वो कौन सी शक्ति है क्या है उन्हें नहीं मालूम, पर उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया में जरूर कोई ऐसी प्रभावशाली शक्ति है। तो इस शक्ति का उन्हें कोई ढंग से पता नहीं कि ऐसी कोई शक्ति है क्या है, बस उन्हें लोग एक दूसरे के साथ काम करते हुए नजर आते हैं और ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ काम करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि लोग एक दूसरे के विरोध में भी थे, लड़ते भी थे। तो उन्होंने इन चीजों को ऐसे करके रखा कि कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति है, प्रभावशाली शक्ति है जिसका उनको कोई ज्ञान नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है, जिसके कारण सभी लोग एक दूसरे के साथ आके सहयोग करते थे, एक दूसरे के साथ आके काम करने को राजी होते थे। दूसरा उन्होंने बताया कि लेकिन मनुष्य कृत कुछ ऐसी बाधाएं हैं, मतलब लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां कर ली हैं जिस वजह से ये प्रभावशाली शक्ति होने के बावजूद भी ढंग से काम नहीं कर पाती है। और उन प्रभावशाली जो शक्ति है वो काम कर पाए और जो ये बाधाएं हैं ये कैसे दूर हो जाएं, इसके लिए उन्होंने प्लांक्स योजना अपनी तरफ से दी। उन्होंने एक प्लांक्स योजना दी जिसके हिसाब से वो मानते थे कि अगर ये योजना आ जाएगी, इसको हम प्रैक्टिकल बना लें तो ये बाधाएं नहीं रहेंगी और फिर वो जो प्रभावशाली शक्ति है उसके आधार से काम आगे चलता चलेगा, ऐसा उनका मानना था। अब आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण समाधान में इस तरह की कोई बात नहीं होती। यहाँ हम लोग जानते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के साथ काम क्यों करते हैं, वो है कि सब सुखी होना चाहते हैं। और चूंकि सभी सुखी होना चाहते हैं और सभी को ये समझ है कि हर एक आदमी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने लिए सारे सुख के साधन जुटा ले, सारे सुख के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा कर ले, ये संभव नहीं है। ये हर आदमी को समझ में आता है, जो भी प्रभावशाली हैं समाज में उन सबको समझ में आता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी हो सकता है तो वो एक साथ होकर ही हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट सबको समझ में आता है। दूसरा कि स्वाभाविक रूप से आदमी आदमी के साथ रहता है या रहना चाहता है। जैसे आप दूसरे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं कि जो जिस जाति का जंतु है वो उसके साथ रहता ही है स्वाभाविक रूप से। हाथी हाथियों का झुंड में रहता है, बकरी बकरी के झुंड में रहती है, शेर शेरों के झुंड में रहते हैं, बंदर बंदर के झुंड में रहते हैं। तो आप देखेंगे वहां अधिकांश कोई एक आध कोई मिल जाए कि अकेला फकेला भी रहता हो, नहीं तो सबके अपने झुंड होते हैं और लगभग सभी झुंडों में रहते हैं। ये स्वाभाविकता है। तो अब उन्होंने आदमी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की। वो कहते हैं कि 12 उत्कंठा भाव होते हैं आदमी में, है ना, कोई 12 उत्कंठा भाव होते हैं जैसे, और 5 तरह की कोई चेतनात्मक शक्तियां होती हैं। क्योंकि मैं ये सब आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो लंबे में तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और चार्ल्स फूरियर करके डालेंगे तो आपको वहां पे इनके लंबे लंबे वो मिल जाएंगे, कॉलेज के प्रवचन मिल जाएंगे, जिन्हें आप लंबे से अगर समझना चाहें तो वहां समझ सकते हैं। तो उन 12 उत्कंठा भाव में ये बताते हैं कि जैसे एक मित्रता है, प्रेम है, परिवार है और अभिलाषा है, इस तरह के भावों की ये बात करते हैं कि इनके 4-4 समुदाय रहते हैं, है ना। इन जैसे मित्रता, प्रेम, परिवार, ये 3 जो है इस तरह की बात होगी। तो इनके 4-4 विभाग, तो 4 या 12 ऐसे करके 12 इसके ये जो है समुदाय इस तरह से करते हैं। जबकि आप संपूर्ण समाधान में समझते हैं कि ये मूल नहीं है, मूल है आदमी के सुखी होने की बात है कि हर आदमी सुखी होना चाहता है और उससे प्रेम भी उसी की ओर पैदा होता है जो उसके सुखों में साधन बनता है। जो उसके सुखों में बाधक बनता है वो वहां पे शत्रुता पैदा होती है, शत्रुता वाला भाव पैदा होता है। और भाव केवल ये 3-4 ही नहीं होते हैं। जैसे प्रेम भाव होता है,
जैसे मित्रता भाव होता है वैसे ही शत्रुता भाव भी होता है, वैसे ही द्वेष भाव भी होता है। तो जितने भी ये पॉजिटिव भाव हैं उसी तरह के नेगेटिव भाव भी होते हैं, उनके विपरीत वो भी सब भाव ही होते हैं हमारे अंदर, और वो इन्हीं कारणों से पैदा होते हैं। और उनमें सब में मूल रहती है कि हम सुखी होना चाहते हैं। अब सुखी होने में जो भी मेरा सहयोगी बनेगा वो मुझे अच्छा लगेगा, उसके लिए मेरे लिए पॉजिटिव भाव पैदा होंगे, मित्रता पैदा होगी, उसके लिए प्रेम पैदा होगा, उसमें मेरा लगाव पैदा होगा, उसके साथ में रहना चाहूँगा, माने परिवार बसाना चाहूँगा, उस तरह के लोगों में मैं काम करना चाहूँगा, उस तरह के लोगों के साथ ही मैं सारा कुछ जो भी कुछ है वो सब सहभागिता ही चाहूँगा। तो वहाँ पे ऐसे पॉजिटिव सारे भाव पैदा होते हैं। और जो मेरे सुख में कारक नहीं बनता, जो मेरे सुख में सहयोगी नहीं मुझे दिखता, बल्कि वो विपरीत दिखाई पड़ता है कि वो मेरे सुखों की बजाय मेरे दुखों में सहयोगी बन रहा है, दुख बढ़ाने में, तो वहाँ मुझे सारे नेगेटिव वाले भाव पैदा होंगे, द्वेष पैदा होगा, शत्रुता पैदा होगी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहूँगा, उससे हमेशा दूर रहना चाहूँगा, और चाहूँगा कि वो कभी मेरी नज़रों के सामने ना आए, मेरे आसपास न भटके, इस तरह के सब सारी चीज़ें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी संपूर्ण समाधान जो है वो बिल्कुल अलग व्यवस्था है। फिर ये प्लांक्स योजना की बात करते हैं। अब इनके प्लांक्स योजना समझें, और संपूर्ण समाधान की योजना तो आपको मालूम ही है, वहाँ 6 मॉडल हैं अलग अलग से, तो आपने उनका अध्ययन किया ही है। अब मैं इनकी चार्ल्स फूरियर की प्लांक्स योजना जो है उसको उन्होंने प्लांक्स योजना करके नाम दिया। जैसे हमने संपूर्ण समाधान बोला है वैसे वो प्लांक्स योजना बोलते हैं। अब उसको बोलो सहकारी जीवन। ये जो आप बहुत सारी सहकारी समितियां देखते हैं, है ना, जैसे अभी भारत में गुजरात में अमूल एक सहकारी डेयरी फार्म है, ऐसे ही आप छोटी छोटी बहुत सारी सहकारी समितियां देखते हैं जो कभी कभी सरकार और समाज दोनों के योग से चलती हुई दिखाई देती हैं कहीं, या कहीं सामाजिक लोग ही मिलके सहकारी समितियां बना लेते हैं आपस में। तो अब उसमें क्या कहते हैं ये कहते हैं कि एक तो जितना भी साफ सफाई वाला काम है वो बच्चों के ऊपर छोड़ा जाए, बच्चों से ऊपर, माने ऐसे 10, 12, 15 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर छोड़ा जाए। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं ये देते हैं कि क्योंकि बच्चों को गंदगी में रहने से कोई समस्या होती नहीं, है ना, तो गंदगी में रहने से उन्हें कोई ऐसी समस्या नहीं, गंदगी के लिए कोई वो बहुत सेंसिटिव नहीं होते, तो वो गंदे काम कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोग जो हैं वो, बड़े लोग से मतलब जब उनकी बड़ी उम्र हो जाती है, 18-20 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो वो गंदगी में नहीं रहना चाहते और फिर वो गंदगी वाले काम नहीं करते, तो काम जो है वो बच्चों से कराए जाए, साफ सफाई वाले। जबकि संपूर्ण समाधान में तो 25 साल तक काम ही नहीं है किसी के ऊपर, वहां तो काम की आयु ही शुरू होती है 25 साल के बाद, 25 साल के पहले कोई काम नहीं है। ये कितना बड़ा अंतर है, आप सोचिए। इसके बाद जो प्लांक्स योजना है चार्ल्स फूरियर की, वो पूंजीवाद को ही रखती है अपने, उनका जो अर्थशास्त्र है वो पूंजीवाद वाला ही है, पूंजीवाद वाला है। कैसा है? कंट्रोल्ड। कैसा, क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ जो उद्योग होंगे छोटे छोटे, क्योंकि वो लघु उद्योगों को महत्व देते हैं, बड़े उद्योगों को वो महत्व नहीं देते, बड़े उद्योगों को वो नुकसान मानते हैं और शोषण का एक प्रकार मानते हैं। छोटे उद्योगों को वो कहते हैं कि ये रहेंगे ठीक, और उनको भी वो सहकारी रूप में जैसे ये अमूल डेयरी फार्म है गुजरात का, इस तरह की उसमें रखना चाहते हैं। और उसमें कहते हैं कि इसमें, अच्छा, तो अब इनके सिस्टम में है पूंजीवादी सिस्टम है, लेकिन वो कंट्रोल्ड पूंजीवादी सिस्टम है। अब कैसे इस बात को समझें कि उसका इन्होंने भाग कैसे किए? उन्होंने भाग किए हैं कि जैसे कोई सहकारी समिति बनेगी, माने छोटे छोटे उद्योग बनेंगे सहकारी समिति, तो उसमें जितने लोग भी पैसा लगाएंगे तो उनको लगभग 30 से 35% जो धन है वो उनको मिलेगा। इससे जो लाभ होगा, है ना, जो लाभ होगा उसमें से 30 से 35% जो है वो मिलेगा पूंजीपति को, जो पैसा लगाएंगे उसमें वो लाभ उनके हिस्से में जाएगा।
वहां जो काम कर रहे होंगे श्रमिक, उनको मिलेगा 5/12। 5/12 का मतलब हो गया कि लगभग 42-45% जो धन है वो वहां काम करने वाले लोगों के बीच बटेगा। ठीक। और जो बचा 2.5-पौने मतलब ऐसा कोई 25 और 28% जो बचा, वो सरकार को जाएगा टैक्स के रूप में, कि जो क्योंकि सरकार बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्ट इतने सारे तरह की सब व्यवस्था करती है उसके लिए। या अगर टैक्स को आप अलग निकाल दोगे, सरकार का टैक्स अलग निकाल दोगे, तो फिर ये जो बचेगा उसमें ये जाएगा संगठन को, ताकि संगठन उसे और मेंटेनेंस कर सके, बढ़ा सके, और उसकी कोई जो मशीन वगैरह है वो है, ऐसा कुछ कर सके इस तरह से। तो वो ऐसा बोलते हैं कि 4/12 भाग जो है वो पूंजीपतियों को जाएगा, 5/12 भाग जो है वो श्रमिकों को जाएगा, और 3/12 भाग जो है वो संगठन को जाएगा। ऐसा करके वो इसको करते हैं, अगर सरकार के और वो सब खर्चे अलग से निकाल दोगे तो अब आप इसमें सोच सकते हैं कि वो पूंजीवाद वाला मॉडल है, कंट्रोल्ड पूंजीवाद वाला, मतलब एक ऐसा पूंजीवाद जो समाजवाद का पूंजीवाद है। जैसे आप देखेंगे मार्क्स में भी जो लेनिन है, माओ है, स्टालिन है, उन्होंने समाजवाद का ही एक जो है वो पूंजीवाद का मॉडल है उनका, क्योंकि उन्होंने पूंजी को हटाया नहीं, पूंजी को रखा, मगर एक कंट्रोल्ड वे में, एक अलग ढंग से। ऐसा नहीं जैसे पूंजीवाद में थोड़ा फ्री मॉडल होता है ना, प्राइवेट ओनरशिप मामला ज्यादा होता है। अच्छा, ये चार्ल्स फूरियर जो है ये प्राइवेट ओनरशिप भी रखते हैं। ये कहते हैं कि जैसे जो लेबर है जो दूसरे के खेतों में काम करती है, उनको जमीन ही होनी चाहिए। तो मतलब जितने भी लोग खेती में काम करने वाले हैं उन सबके पास जमीन होनी चाहिए, कोई किसी दूसरे के खेतों में काम ना करे, इस तरह की ये बात करते हैं। तो मतलब खेती में ये सहकारी वाली बात नहीं करते कि खेती में भी सब लोग मिलके जो है वो खेती को 100, 200, 500, 1000 बीघे का एक पूरा फार्म हाउस बना लें और सब उसमें अपना अपना काम बांट लें, सहकारी समिति, लघु उद्योग की तरह। वहां ये बोलते हैं कि नहीं, वहां अपनी अपनी जमीन होनी चाहिए सबकी, हर परिवार की, मतलब इस तरह से ये बात करते हैं। जबकि संपूर्ण समाधान में इस तरह का है नहीं। संपूर्ण समाधान में प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं है कोई किसी भी तरह की। वहां खेती वेती सब वहां सार्वजनिक है, और वहां बड़े उद्योगों को महत्व है, लघु उद्योगों को महत्व नहीं है, क्योंकि लघु उद्योगों में श्रम ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा होती है और आउटपुट कम होता है। बड़े उद्योगों में मेहनत कम होती है, आउटपुट ज्यादा होता है, श्रम कम होता है, और उसी हिसाब से जो वातावरण में प्रॉब्लम है वो वहां कम होती है, उसका जो संचालन है वो आसान होता है, लोगों पे काम कम पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि संपूर्ण समाधान के मॉडल में और चार्ल्स फूरियर जी के आर्थिक मॉडल में बहुत बड़ा फर्क है। संपूर्ण समाधान में पूंजी नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पूंजी है। संपूर्ण समाधान में खरीदना, बेचना, इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं, इनके यहाँ है। इनके यहाँ सभी श्रमिकों का जो है वो भी अलग अलग है कि भाई किसको क्या मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, ऐसा एकदम से एक जैसा नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये इतना बड़ा फर्क है। जबकि डॉक्टर जो राकेश रफीक जी हैं, उन्होंने जो है वो इस तरह का बोला। तो एक तो ये मैंने समस्या देखी है कई जगह, क्योंकि मेरे ज़्यादा तो ऐसे अनुभव नहीं है, 2-3 ही अनुभव है मेरे जीवन के, 2-4 अनुभव है ऐसे, कि जब ऐसे प्रोफेसर्स लोग कि जिन्होंने संपूर्ण समाधान मॉडल को ढंग से स्टडी नहीं किया या ढंग से उसको सुना नहीं, और वो उसके बारे में सलाह जब देने लगते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। नहीं तो ज़्यादातर प्रोफेसर्स को मैंने देखा है कि वो बिना ठीक से स्टडी किए हुए, बिना पर्याप्त स्टडी के वो कोई रिव्यू या कोई सलाह देते नहीं है, और ये अच्छी बात होती है। मतलब ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं तो एक आम आदमी में, एक अनपढ़ आदमी में और एक प्रोफेसर में अंतर क्या बचेगा। एक अनपढ़ आदमी 4 लाइन सुन के और सलाह देने लगता है ना। अगर प्रोफेसर भी ऐसा काम करे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसर मैच्योर नहीं है ना।
या कोई दो चार बात सुन ली और उस आधार पे उन्होंने सलाह दे दी कि अच्छा अरे अरे ये तो वो फलाने जो फिलोसोफर रहे हैं उनसे मिलती जुलती बात है और फिर ये तो भाई उन्हीं की बात है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। तो मैं डॉक्टर राकेश रफ़ीक जी से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो जैसे उन्होंने बाकी सब विचारकों को ठीक से पढ़ा है, समझा है, वैसे ही अगर वो रिव्यू देना चाहते हैं तो संपूर्ण समाधान को भी एक बार पढ़ लें। कम से कम जिस मॉडल पे रिव्यू देना चाहते हैं उस मॉडल को तो पूरा पढ़ लें, है ना? क्योंकि वहाँ मॉडल वाइज सब लिखा हुआ है और तब कोई सलाह या रिव्यू दें। हालाँकि मैंने उनकी ये सलाह ली, चूँकि मैंने चार्ल्स फूरियर को पढ़ा नहीं था तो इसी बहाने मैंने इनको स्टडी भी कर लिया और इनकी स्टडी करके मुझे ये मिला कि इसमें से तो कुछ भी नहीं मिलता है। क्या सोच के डॉक्टर राकेश रफ़ीक जी या प्रोफेसर राकेश रफ़ीक जी ने मुझे ये सलाह दे डाली, मुझे समझ नहीं आई। और सुनिए चार्ल्स फूरियर जी के एक आध चीजें मिलती जुलती हैं। जैसे वो कहते हैं कि भाई जो लोगों को काम दें वो थोड़ा हम रुचि के आधार से दें, ऐसा ना दें कि उसके लिए बोर हो जाए, क्योंकि रुचि के आधार से देंगे तो वो आउटपुट थोड़ा अच्छा देगा, काम ज्यादा अच्छा करेगा। तो ये बात सही है, ये बात संपूर्ण समाधान मॉडल से उनकी मिलती जुलती है। इतनी सी बात। एक और दूसरी बात भी मिलती है। वो कहते हैं कि जैसे मार्क्स कहता है कि भाई ये जो भी होगा वो विद्रोह होके होगा, रिवॉल्यूशन होके होगा, कि जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, तब कोई बदलाव आएगा। लेकिन चार्ल्स फूरियर जी कहते हैं कि नहीं, आपस में बातचीत करके इस तरह के बदलाव को लाना चाहिए, ना कि लोगों को उद्वेलित करके और एक दूसरे से लड़ा के और इस तरह से लाना का कोई जो है तरीका ठीक नहीं है। और बातचीत करके भी लाया जा सकता है और उनके आधार पे ये आप देख ही रहे हैं, सहकारिता भारत में कई सारी सहकारिता हैं, अभी तो शायद थोड़ी कम हो गई हैं, नहीं तो बीच में जो है सन 2000 के पहले बहुत सारी सहकारिताएं थी जो कोई ढंग से चल रही थी, कोई नहीं चल रही थी। उनमें अभी बदलाव भी आया है, तो अभी थोड़ा उनका ढंग बदला है। तो अभी जैसे अमूल है वो बहुत अच्छे से चल रही है, वो एक बड़ा उदाहरण है और सब आपस में बातचीत करके ही उसको लेके आए हैं। तो संपूर्ण समाधान इससे भी मैच करता है। संपूर्ण समाधान भी कहता है कि लोगों को ये मॉडल बताओ और अगर उनको पसंद आएगा तो वो इसको ले ही आएंगे। इसमें किसी अमीर वर्ग से या किसी भी वर्ग से लड़ने की क्या जरूरत है? इसमें सहमति से आना चाहिए। इसके लिए खून बहाने की क्या जरूरत है? इसके लिए टेरर पैदा करने की क्या जरूरत है? और आजकल तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है, कम से कम इतना लोकतंत्र तो आ ही गया है। चलो राजाशाही में एक बार को थोड़ा लगता भी था कि राजा मानेगा नहीं, उद्योगपति मानेंगे नहीं, तो गरीब आदमी ऐसे सोच समझ के भी क्या करेगा, है ना? फिर भी एक बार उसको लड़ना ही पड़ेगा, तब तो कुछ थोड़ा बहुत मान भी सकते थे। अब आजकल तो कोई मतलब नहीं ना इस बात का। आजकल तो बातों से चर्चा करके सहमति होकर सब बदल जाता है। तो ये चीज है। अच्छा, चार्ल्स फूरियर की योजनाएं अमेरिका में काफी लागू हुई। प्लांक्स योजना करके वहां पे प्लांक्स सोसाइटी भी कई बसाई गई, पर वो धीरे धीरे सब फेल हो गई, क्योंकि ये जो इन्होंने बताया ये इस तरह से वहाँ चला नहीं कि भाई साहब पूंजी का इतना % तुम ले लो, इतना वो ले लो, इतना ये ले लो, ऐसे करके वहाँ चला नहीं। तो ये वहाँ लगभग फेल हो गया और इनको एक फेल्योर करके मान लिया गया। हालांकि इनकी कई चीजें सफल हैं दुनिया में, जैसे सहकारी फार्म है, ये उन्हीं के सिद्धांतों पर है, या उनके जैसे और भी कई लोगों ने इस तरह के सिद्धांत दिए होंगे। तो ये वाला जो मॉडल है ये पास है लोगों में, मतलब इस पर दुनिया में बहुत सारी जगह सहकारी फार्म खुले हुए हैं और उस पर एकदम उनके नियम के हिसाब से तो नहीं, लेकिन थोड़ी अदला बदली के हिसाब से वो एक हद तक सफल है। लेकिन वो भी है पूंजीवाद के व्यवस्था के अंतर्गत ही। ये थोड़ा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि ये कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है। जैसे गुजरात का जो अमूल डेयरी फार्म है वो स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है, वो भारत में जो पूंजीवाद है उसके तहत है। तो इसलिए उसका भी जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि पूंजीवाद के जो दूसरे प्रभाव हैं वो इसके उन प्रभावों को नल कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं या काट देते हैं, है ना? अगर यही व्यवस्था पूरी दुनिया में आई होती, माने सेंट्रल लेवल से आई होती, तो उसका कुछ और असर होता,
हालांकि है ये भी समाजवाद पूंजीवाद का ऐसे मिला जुला रूप है। तो ये है। तो आप समझ गए होंगे कि जो चार्ल्स फूरियर की जो प्लैंक्स योजना है उसमें और संपूर्ण समाधान की जो 6 मॉडल हैं उनकी योजना है वो बिल्कुल अलग अलग है, बहुत अलग है। तो उन्होंने क्यों ऐसी सलाह दी मुझे नहीं अभी तक समझ में आया। अब इस वीडियो को अगर वो देखेंगे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको पूरे स्टडी करें और इस बारे में मुझे ढंग से डिस्कशन करने का मौका दें, या क्योंकि वो भी एक विचारक हैं और वो भी एक चिंतक हैं, तो वो अपनी कोई चिंतना, अपनी कोई बात हमारे YouTube मंच पर ऑनलाइन ओपन मंच पे रखें, ताकि अगर उनका कोई प्लान संपूर्ण समाधान से बेहतर है, क्योंकि संपूर्ण समाधान को वो उटोपिया उन्होंने कहा कि ये उटोपिया है। उटोपिया माने ऐसे देखने सुनने में अच्छा लगता है, पर ऐसा वास्तव में होता नहीं है और होगा नहीं कभी। तो मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा ऑनलाइन ओपन मंच पे कि वो अगर उनके पास कोई अपना प्लान है या किसी और के प्लान से वो इत्तेफाक रखते हैं जिसके से भी, तो उसको यहाँ पे विस्तार से रखें और उसमें सवाल जवाब होंगे। और अगर वो प्लान व्यवहारिक और बढ़िया ऐसा निकल के आता है तो हमारा जो सारा संगठन है वो उनके साथ हो जाएगा। तो आशा है कि वो इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे और समय देंगे यहाँ पे संपूर्ण समाधान के ऑनलाइन ओपन मंच पे अपनी बात रखने के लिए। और जिनको ये ठीक लगा हो तो वो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि ये लोगों तक पहुँचे और एक सर्वसहमति बन सके, जिससे कि ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी लोगों के बीच आ सके। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।